हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। तो लर्नर्स, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बर्ट्रैंड रसल का एक ऐसे है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वो विचार जिन्होंने मैनकाइंड मानव जाति की मदद की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन ये ऐसे अपने करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस करें, वी मस्ट फॉर्म सम कॉन्सेप्शन। तो इससे पहले हमें क्या है, हमें कुछ विचार, कुछ कॉन्सेप्शन, कुछ धारणा बनानी होगी एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर अ हेल्प टू मैनकाइंड। कि हमें ये भी धारणा बनानी होगी कि हम किस टाइप के इफेक्ट को मैनकाइंड की हेल्प मानते हैं। सबसे पहले मतलब हम इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमें यही समझना होगा कि वो क्या चीज़ है, वो कौन से इफेक्ट है जिन्हें हम कहते हैं भी ये हमारी मदद करेंगे। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। क्या मैनकाइंड मनुष्यों की मदद तब होती है जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या वो जानवरों या वो जानवरों की तरह कम हो जाते हैं। यानी कि अगर उनकी संख्या बढ़ जाए, क्या ये मदद है, या उनकी संख्या कम हो जाए जानवरों की तरह, ये मदद है। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या जब वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर वो अलग अलग तरह के अनुभवों का इनको एंजॉय करना सीख जाते हैं। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या जब उनकी नॉलेज ज़्यादा हो जाती है। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या वो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। क्या इस विचार से मैनकाइंड की हेल्प होती है? आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड। मैं ये मानता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे विचार में आती हैं जब हम सोचते हैं कि क्या चीज़ है जो मैनकाइंड की हेल्प करती है। एंड आई विल से अ प्रीलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं अब इनके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या हो सकता है, तो आपको ये वाला पैराग्राफ याद कर लेना, इसमें आपके लगभग आंसर्स आ जाते हैं। सबसे पहला है द मोस्ट इनड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स। तो कहता है कि सबसे पहली बात जिसने इंसानों की सबसे ज़्यादा मदद की है, जिस आइडिया ने, वो है नंबर, संख्या। There must have a time when Homo sapiens was a very rare species. कभी कोई एक ऐसा वक्त रहा होगा जब होमोसेपियन हम इंसान हैं जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में होमोसेपियन कहा जाता है। वो कहता है कि एक ऐसा वक्त रहा होगा जब होमोसेपियन बहुत ही रेयर, दुर्लभ होंगे। सबसिस्टिंग प्रिकैरियसली इन जंगल एंड, वो जंगलों और गुफाओं में बड़े ही मुश्किल से रहते होंगे। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों से डरते होंगे। हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, उन्हें खाने वगैरह में भी बड़ी दिक्कत आती होगी। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ इज ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वाज क्यूमुलेटिव। अब ये जो वक्त था, इस वक्त में इंसानों की सबसे ज्यादा फायदा किसने पहुंचाया? उनके दिमाग ने। विच वॉज क्यूमुलेटिव। अब देखिए, एक इंसान का जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, वो, अब मान लीजिए कि मैंने आपको आज ये चैप्टर पढ़ा दिया, आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम आप जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो जो मैंने आपको पढ़ाया है साथ में आप अपना माइंड उसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट टाइम आपसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो है, जब वो इस चैप्टर को पढ़ाएगा, तो उसके जो चैप्टर का उसका जो लेक्चर होगा, उसमें मेरा प्लस आपका और प्लस उसका, ये तीन दिमाग हो गए। इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव, संचय। शुद्ध हिंदी शब्द है इसके लिए संचय। तो वो कहता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो क्यूमुलेटिव थी, बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती गई। हैड स्कार्सली बिगिन टू आउटवे द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी, हिज लेसन एबिलिटी एज कंपेयर्ड विद मंकीज। अब इससे क्या हुआ
कि जो 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 चीजें उसकी डिसएडवांटेज थी, सबसे पहली डिसएडवांटेज होती है इंसान की लॉन्ग इन्फेंसी। बच्चा जो है, देखिए आप शेर का बच्चा देखिए, जैसे ही वो पैदा होता है कुछ ही दिनों में वो शिकार शुरू कर देता है। हम इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो 10-15 साल तक उनको आपको पालना पोसना पड़ता है। इसी को उसने नाम दिया लॉन्ग इन्फेंसी। लेसन एगिलिटी एज कंपेयर्ड विद मंकीज। अगर बंदर देखो कैसे भागते दौड़ते हैं, एगिलिटी होता है चपलता, भागने दौड़ने की स्पीड। तो देखो हमारी स्पीड बंदरों से कम है, हमारी जो इन्फेंसी है वो बहुत ज्यादा है। एंड हिज लैक ऑफ हिरसूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। और दूसरा बात है हिरसूट प्रोटेक्शन, मतलब उसके शरीर पर बाल कम होते हैं, इसलिए उसका ठंड से भी बचाव नहीं हो सकता है। ये सारी समस्याएं जो थी वो इंसानों के आगे थी। इन सबको उसने कैसे दूर किया? ड्यू टू हिज क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस। उसने अपनी जो क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस थी उसने इन चीजों को अपने आप को बचाया। इन दोज डेज द नंबर्स ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। उन दिनों जो पुरुषों की संख्या होती होगी या इंसानों की संख्या बहुत ही कम होती होगी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। इसलिए सदियों से थ्रू आउट द एजेस, सदियों से इंसानों ने अपनी टेक्निकल स्किल का प्रयोग क्या किया? अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में किया। आई डोंट मीन दैट दिस वाज द इंटेंशन बट दैट इट वाज। मैं ये नहीं कहता कि ये उनकी इंटेंशन थी, उनका इरादा था, पर ये था। इनफैक्ट द इफेक्ट, मतलब एक्चुअली क्या है, ये एक प्रभाव था। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। अगर ये कोई खुशी मनाने की बात है तो हमारे पास खुशी मनाने का मौका है। We have also become in certain respect progressively less like animals। कुछ ऐसे पहलू हैं जिनमें हम धीरे धीरे जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट। मैं दो तो बातें ऐसे सोच सकता हूँ। फर्स्ट, दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेनिटल स्किल्स प्ले ए कंटिन्यूली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। तो पहली बात तो जो है, जो जो चीज हम एक्वायर करते हैं, जो चीज हम एक्वायर करते हैं, अब एक इंसान है वो कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। एज अपोज टू कंजेनिटल मतलब कि जन्मजात। जो एक्वायर्ड स्किल होती हैं वो हमारी लाइफ में इंक्रीजिंग पार्ट करती है। हम इंसान जो है वो लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एंड सेकेंडली, दैट फोरथॉट मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स। और दूसरी बात क्या है कि जो जो हमारे पूर्व विचार है, काम करने से पहले हम जो सोचते हैं वो हमारे इम्पल्स पर ज्यादा प्रभाव। इम्पल्स मतलब जो हमारा इम्पल्स होता है, मतलब आवेग। जैसे ही आपको गुस्सा आया, आपने एक थप्पड़ मार दिया। तो जो ये जो जानवर होते हैं, आप उनको थोड़ा बहुत, जैसे आप उनको थोड़ा सा एक इम्पल्स दो, इम्पल्सिव होते ही वो आप पे अटैक कर देते हैं। इंसान जो होता है वो फोर थॉट करता है, पहले वो सोचता है। इन दीज रिस्पेक्ट वी हैव certainly become progressively less like animals। इन कुछ बातों में हम यकीनन हम जानवरों से धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। एज टू हैप्पीनेस, अगर हम खुशी की बात करते हैं, आई एम नॉट सो श्योर, तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, खुशी के मामले में इतना श्योर नहीं हूँ। बर्ड्स, इट इज ट्रू, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। देखिए अगर हम बात करें तो सर्दियों में पक्षी जो है ना वो भूख से मर जाते हैं। इफ दे आर नॉट बर्ड ऑफ पासेज, अगर वो प्रवासी पक्षी नहीं है तो वो भूख से मर जाएंगे। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रोफी। लेकिन इन गर्मियों में ना वो इस कैटास्ट्रोफी, इस तबाही की कल्पना नहीं करते हैं। वो कभी भी गर्मियों में ये नहीं सोचते कि भैया सर्दी आएगी और हम मर जाएंगे और भूख से मर जाएंगे। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफॉल देम इन प्रीवियस विंटर। ना ही उनको ये याद रहता है भी पिछले साल सर्दी में हमारे साथ क्या हुआ था, वो इस बात की कल्पना करते ही नहीं है। विद ह्यूमन बीइंग्स द मैटर इज अदरवाइज, पर हम इंसानों के मामले में ऐसा नहीं है।
I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died from the cows in India and Central Europe during the same period. अब ये कहता है कि जो इस साल की जो सर्दियां चल रही है ये ऐसे 1946-7 में लिखा हुआ ऐसे था, तो वो कहता है कि इस साल 1946-7 में जो सर्दी है उसमें जो पक्षी भूखमरी से मरे हैं, क्या वो उनका जो परसेंटेज है वो उतना ही ज़्यादा है जितना कि इस टाइम में इंडिया और सेंट्रल यूरोप के अंदर जो इंसान भूख से मरे हैं। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, पर हर इंसान की जो भूख से डेथ होती है इज प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी एंड सराउंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स। लेकिन अगर किसी इंसान की जो भूख से मौत होती है तो उससे पहले उसको एक लंबे टाइम तक टेंशन रहती है, और साथ ही साथ उसके पड़ोसियों को भी लंबे टाइम तक टेंशन रहती है कि यार ये भूख से मर रहा है या मैं भूख से मर रहा हूँ। We suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tells us we have reason to fear. हम ना केवल उन बुराइयों को सहते हैं, उन परेशानियों को सहते हैं जो हमारे ऊपर आती हैं, बल्कि वो सारी परेशानियां जो हमारी बुद्धि बताती है कि भैया हमारे पास इनसे डरो, इनसे हमें डरना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्योंकि हम एक इंटेलिजेंट पर्सन है, हम बुद्धिमान लोग हैं, तो हम पहले ही इन बातों को समझ लेते हैं। आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं, जब से आपने फॉर्म भरा है आपको तभी से टेंशन है, एग्ज़ाम होगा, पता है सबको होगा, सब पास होंगे, अच्छे मार्क्स में पास हो जाएंगे, लेकिन हम पहले से ही टेंशन रखते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस। The curbing of impulse to which we are led by forethought averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy. अब वो कहता है कि जो हमारे अंदर इम्पल्स हैं उसको हमने कर्ब किया, उन इम्पल्स को हमने रोक लगाई है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, जो हमारे विचार हैं वो हम उन विचारों में हमने क्या किया है कि हम जो हमारे सामने वो फिजिकल डिजास्टर आने वाले हैं, जैसे कि वो भूख आने वाली है, तो हमने टेंशन के कॉस्ट पर हमने उस भूख को दूर किया है। हमने पहले ही सोचना शुरू कर दिया कि साहब इस साल सर्दी आएगी, हमारे पास खाने को नहीं होगा, ये सोच कर हमने गर्मियों में ही खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसका कारण क्या हुआ कि हमारा जो हमने वो अपने इम्पल्स पर रोक तो लगाई, साथ ही साथ हमारा जो लैक ऑफ जॉय, हमारी खुशियां भी खत्म हो गई। जो गर्मियों में हमने लाइफ में इंजॉय करना था वो इंजॉय नहीं हुआ, बल्कि सारा साल हम इसी टेंशन में गर्मियों में रहे कि भाई सर्दियां आएंगी, हमें भूख लगेगी, हम भूख से मर जाएंगे। तो इस तरीके से हम इंसानों ने अपनी बुद्धि के दम पर भूख पर जीत हासिल की। I don't think that the learned men of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their table while the erudite gentlemen snooze. बहुत ही अच्छी लाइन है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे एक्वेंटेंस, मेरी जानकारी के जो लर्नड पढ़े लिखे लोग हैं, जब उनकी चाहे एक सिक्योर इनकम हो, वो भी उतने खुश नहीं होंगे जितना खुश एक चूहा होता है जो कि उनकी में से तब टुकड़ा खाता है जब वो सो रहे हों। जानवर जो है वो हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वो इकट्ठा नहीं करते हैं ना भाई, हम लोग इकट्ठा करते हैं, हमें अपने लिए नहीं चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, सबके लिए पैसा इकट्ठा करना है, इसलिए हमारी जो खुशियां हैं वो खत्म हो गई हैं। जबकि जो जानवर हैं उन्होंने आज जो खा लिया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और वो मस्त रहते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर I am not convinced that there has been any progress at all. इसलिए इस बारे में तो मैं ये मानता हूँ कि इस बारे में तो कोई तरक्की बिल्कुल भी नहीं हुई है।
एज द डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट। अगर अब हम बात करें कि हमारे पास तरह तरह के इंजॉयमेंट के साधन हैं, आई हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज, बात अलग है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लोयन हु वर टेकन टू ए मूवी शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रिडेशन ऑफ लॉयंस इन अ वाइल्ड स्टेट। अब मैंने कहता है भी मुझे याद है कि मैंने ना एक जगह कहीं पढ़ा था, कुछ शेर थे जिन्हें की जंगलों से एक मूवी में लेकर गए, जहाँ पर ये दिखाया गया कि शेरों ने कैसे बढ़िया से शिकार किया। सक्सेसफुल प्रीडेशन सक्सेसफुल प्रीडेशन उन्होंने दिखाया कि कैसे जंगल में शेर अच्छे से शिकार करते हैं। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम दिस स्पेक्टेकल, पर किसी भी शेर को मूवी देखकर ना कोई अच्छा नहीं लगा। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री साइंस बट फुटबॉल बेसबॉल अल्कोहल ऑफर टू प्लेजर टू एनिमल। साथ ही साथ आप ये देखो कि उन्हें ना तो कोई म्यूजिक, पोइट्री, साइंस, फुटबॉल, बेसबॉल, यहाँ तक कि शराब, कोई भी चीज़ पीकर जानवरों को कोई मज़ा नहीं आता है, कोई खुशी नहीं मिलती है। आवर इंटेलिजेंस has therefore enabled us to get a much greater variety of enjoyment that is open to animal। हमारी जो बुद्धि है ना, उसके कारण हम क्या है, हम ज़्यादा तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अब देखो नेचुरल सी बात है, आप पोइट्री, म्यूजिक, पोइट्री, साइंस, फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल, हम इन सब से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम ये देखें कि कैसे लोग कुकरी चैनल आप देख रहे हो यूट्यूब पर, भाई कैसे लोग खाना बनाते हैं, उस खाना बनते को देख कर हमें बड़ी खुशी होती है। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ ए मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोर्डम। पर अब हमने इसका फायदा क्या है कि हमारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लायबिलिटी, बहुत ज़्यादा दायित्व आ गया है। हम इंजॉय तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बहुत बड़ी है। But I shall be told that it is neither number nor multiplicity of pleasure that make the glory of man। पर मुझे ये बताया जाएगा कि ना तो संख्या और ना ही तरह तरह की खुशियाँ, इनसे इंसानों की जो ग्लोरी है वो बनती है। इंसानों की शान इस चीज़ से नहीं बनती कि वहाँ हम कितने ज़्यादा हैं या हमारे पास कितनी तरह तरह की खुशियों के तरीके हैं। इट इज़ हिज इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटी। क्या चीज़ बनती है, ये जो है उसकी बुद्धि, उसके नैतिक गुण। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल डू। हमें पता है कि जानवरों से ज़्यादा हमें पता है, हम जानवरों की तुलना में ज़्यादा जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। और इसलिए हम इसे अपना एक फ़ायदा मान सकते हैं, अपना एक एडवांटेज मान सकते हैं। वाइदर इट इज़ इनफैक्ट एन एडवांटेज में बी डाउटेड। पर अगर ये कोई फायदा है, इस पर तो मुझे थोड़ा सा शक है। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम दी ब्रूट्स। ब्रूट्स होते हैं जानवर। तो कहता है भी चलो फायदा है या नहीं है, पर ये चीज ऐसी है जिससे हम अपने आप को जानवर से थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम तरह तरह से इंजॉय ले सकते हैं, जानवर नहीं ले सकते हैं। हैज सिविलाइजेशन taught us to become more friendly towards one another। क्या सभ्यता से ने हमें एक दूसरे की तरफ ज़्यादा फ्रेंडली होना सिखाया है? क्या आप एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प करते हो? द आंसर इज इजी। आंसर बहुत आसान है। रॉबिन एक अंग्रेज है, नॉट द अमेरिकन स्पीशीज। ये रॉबिन एक अंग्रेज है, अमेरिकन नहीं है। पैक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ। रॉबिन्स जो हैं वो उन्होंने जो एक अंग्रेज है, उन्होंने एक बूढ़े रॉबिन को मार दिया। वाइदर वेयर एज द मैन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीशीज गिव एन ऑर्डर एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पर्सन। अब देखो यहाँ एक रॉबिन नाम के एक अंग्रेज ने एक बुजुर्ग रॉबिन नाम के अंग्रेज को मार दिया। अमेरिकन की बात नहीं कर रहा है ये। फिर ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापे में वृद्धावस्था पेंशन भी देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बूढ़ों को मार देते हैं और कुछ लोग बूढ़ों को ओल्ड एज पेंशन देते हैं। विद इन द हर्ड वी हैव मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल। अगर हम एक झुंड में होते हैं तब हम एक दूसरे के से ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, ना कि कुछ जानवरों से भी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। बट आवर
but our attitude toward outside the herd, in spite of all that is done by moralist and religious teacher, our emotion are as ferocious as those of any animal. अगर हम किसी ग्रुप में हैं तब हम एक दूसरे के ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, लेकिन अगर अगर हम किसी ग्रुप से बाहर हैं तो जितना मर्जी ये नैतिकतावादी, जितना मर्जी ये रिलीजियस धार्मिक टीचर हमें सिखा लें, हमारे जो इमोशंस हैं ना वो एक जानवर की तरह ही खतरनाक होते हैं. And our intelligence enable us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. और हमारी जो भावनाएं है ना, हमारी बुद्धि है, बुद्धि के कारण हम क्या करते हैं, हम ऐसा काम भी कर सकते हैं जो सबसे खतरनाक जानवर भी नहीं कर सकते हैं. अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में हम एक दूसरे के हेल्पफुल है, लेकिन ग्रुप से बाहर जाते ही ना हमारा दिमाग है और हम उस दिमाग से इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं जितना कि सबसे खतरनाक जानवर भी नहीं हो सकता है. इट मे बी होप्ड दैट through, though not very confident, that the more human attitude will in time come to prevail, but so far the omens are not very propitious. अब वो कहता है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो जो आने वाला मोर ह्यूमन एटीट्यूड, जो अधिक मानवीय रवैया होगा वो आएगा, लेकिन लगता नहीं है. अभी अब हमें जो हालात दिख रहे हैं, जो हमारे सामने शगुन आ रहे हैं, वो हमें लगता नहीं है कि ऐसा होगा भी इंसान और ज़्यादा ह्यूमन होंगे, नहीं होंगे. All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind. इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किन विचारों ने हम इंसानों की, हमारी प्रजाति की मदद की है. The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into 2 points. जिन विचारों से हम बात करेंगे उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. Those that contribute to knowledge and technique, जिन्होंने नॉलेज और टेक्निक में हेल्प की है, and those that are concerned with morals and politics, और जो मोरल, नैतिकता और राजनीति से संबंधित है. I will treat first those that have to do with knowledge and technique. पहले मैं बात करूंगा नॉलेज और टेक्निक की. The most important and difficult step were taken before the dawn of history. देखो, इतिहास की शुरुआत से पहले ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट काम किए गए थे. At what stage language began is not known. पता नहीं चला कि भाषा कब शुरू हुई. But we may be pretty certain that it began very gradually. पर हम ये मान सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे ये शुरू हुई. Without it, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the invention and discovery that were gradually made. क्योंकि भाषा के बिना जो हमने आविष्कार और खोजें की, उन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे सौंपते, कैसे बताते कि भैया हमने ये खोज की, आप आगे खोज आप करोगे. वो किसकी हेल्प से हुआ? दैट वाज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. वो लैंग्वेज की हेल्प से हुआ. Another great step which may have come before or after the beginning of language was utilization of fire. दूसरी हम बात करते हैं कि भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में एक जो बात हुई वो था आग का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर. I suppose that first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept, but the warmth must have been found agreeable. मेरा ये मानना है कि पहले तो आग का इस्तेमाल ना जंगली जानवरों को दूर करने के लिए, जब हमारे पूर्वज सो जाते थे तो जंगली जानवर दूर रहे, इसलिए वो आग जलाकर सोते थे. लेकिन बाद में जो आग से निकलने वाली गर्मी थी वो हमें थोड़ा सा सही लगी होगी. Presumably on some occasion a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out it was found to be much better, and so the long history of cookery began. पहले कोई बच्चा जो है उसने आग में कभी मांस को फेंका होगा तो उसे डांट भी पड़ी होगी, लेकिन जब उस मांस को आग से निकाला गया तो खाने में वो ज़्यादा टेस्टी लगा होगा, और इस तरह से कुकरी, पाक कला का, खाने पीने की जो हिस्ट्री है वो शुरू हुई.
द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे पालतू जानवर हैं उनको कैसे पाला गया, स्पेशली द काउ एंड शीप, खास करके गायें भेड़ें, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर, इससे लाइफ जो थी वो थोड़ी ज़्यादा सुखद भी होगी और सिक्योर भी होगी। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव अल्टरनेट थ्योरी दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक animal was not forcing, but the people attempted to tame whether animal their religion taught them to worship। अब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव शास्त्री हमें एक और बात बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने कभी ये नहीं सोचा था जो डोमेस्टिक एनिमल है इनका क्या उपयोग होगा, इसको इसलिए नहीं पाला गया था भी इसका कोई फ़ायदा होगा, बट इसलिए पाला गया था कि उनका धर्म जिन जानवरों की पूजा करता था उन जानवरों को उन्होंने वश में करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि हम उन जानवरों को पाल लें जिनकी हमारा धर्म पूजा करता है। द ट्राइब्स दैट वर्शिप लॉयन एंड क्रोकोडाइल डाइड आउट, जो प्रजातियां शेर और मगरमच्छ की पूजा करती थी वो खत्म हो गई। वाइल दोज टू whom द काउ और शीप वाज ए सेक्रेड एनिमल प्रोस्पेर्ड, पर जो प्रजातियां गाय या भेड़ की पूजा करती थी, जिनके लिए गाय या भेड़ एक पवित्र जानवर थे, वो फले फूले समृद्ध हो गए। आई लाइक दिस थ्योरी एंड इन द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट आई फील एट लिबर्टी टू प्ले विद इट। मुझे ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब कोई सबूत तो है नहीं कि ये बात सही है या गलत है, इसलिए मैं इस सिद्धांत के साथ में चलता हूँ। Even more important than the domestication of animal was the invention of agriculture। जानवरों को भी पालतू बनाने से भी ज़्यादा बढ़िया क्या था, कृषि का आविष्कार था। Which was however introduced bloodthirsty practice into religion that lasted for many centuries। हालांकि इससे जो कत्लेआम ज़्यादा होने लग गया जो बहुत लंबे समय तक रहा। Fertility rites tend to involve human sacrifice and cannibalism। जो फर्टिलिटी राइट्स थे, फर्टिलिटी राइट्स मतलब जो जब कुछ ऐसे जैसे बलि वगैरह देने के सिद्धांत जिनमें क्या बलि किसकी दी जाती थी, इंसानों की बलि दी जाती थी। और कैनिबलिज्म मतलब नरभक्षी, नरभक्षी मतलब जो इंसान दूसरे इंसान को खा जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि फर्टिलिटी राइट्स में ये चीज़ें भी शामिल हो गई। Moloch would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। अब एक देवता है जिसका नाम है मलोच। मलोच तब तक आपकी फसल उगाने में मदद नहीं करेगा, मक्के को उगाने में मदद नहीं करेगा जब तक आप उसे बच्चों के खून की पार्टी नहीं दोगे। A similar opinion was adopted by evangelicals of Manchester in the early days of industrialization when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in condition that caused most of them to die। कुछ ऐसा ही क्या हुआ था, इवेंजिकल्स द्वारा भी किया गया था मैनचेस्टर के अंदर, जिसमें वो क्या करते थे 6 साल के बच्चों को 12 से 14 घंटे तक काम करवाते थे, जिससे वो बच्चे ज़्यादा काम करके मर जाते थे। It has been now discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants। अब हमें पता है कि अनाज तो अपने आप उगेगा और जो कपास के सामान है वो अपने आप बनेगा, उसके अंदर आपको बच्चों का खून लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अगर हम बात करें कि अनाज की, तो इस अनाज अपने आप उगेगा इस बात को पता करने में हमें हजारों साल लग गए। इन द केस ऑफ कॉटन वुड हार्डली ए सेंचुरी। लेकिन कॉटन वुड्स का पता करने में भी बिना बलि दिए, बिना खून की भेंट चढ़ाए एक कॉटन गुड्स बन जाएंगी, इसमें पता करने में हमें 100 साल लग गए। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। तो हम मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ तरक्की तो हुई है, कि अनाज की बलि देने में हमें हजारों साल लगे अनाज की बलि रोकने में, जबकि कॉटन गुड्स के लिए बलि रोकने में 100 साल लगे। तो हम मानते हैं भी कुछ ना कुछ तरक्की तो हुई है। फॉर द लास्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। इसके बाद में जो बात आई
वो अंतिम आविष्कार इन्होंने माना है आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन कला, लिखने की कला, विच वॉज इंडीड ए प्री रिक्वेस्ट ऑफ हिस्ट्री। ये तो जो इतिहास की जरूरत थी। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज, इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज स्पीच। और जो पहले जो राइटिंग थी ना, धीरे धीरे, जैसे कि पहले बोलना धीरे धीरे हुआ, फिर धीरे धीरे लिखना भी शुरू हुआ। पहले क्या हुआ कि पहले हम चित्रों के माध्यम से लिखते थे, चित्रों से फिर हमने पिक्चर टू सिलेबल, फिर धीरे धीरे हमने चित्रों से हम शब्दों पे आ गए, एंड हेंस टू अल्फाबेट वाज ए वेरी स्लो इवोल्यूशन। चित्रों से शब्दों पे और शब्दों से वर्णमाला तक बहुत धीरे धीरे हम आते रहे। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, जबकि चाइना में तो कभी भी चित्रों से शब्दों और शब्दों से अल्फाबेट पर आया ही नहीं क्या। तो यहाँ तक का जो है आज हम करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।